नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज बात करने वाली हूँ आपके सामने, आपके बीच में उस क्वेरी से रिलेटेड जिसके सबसे ज़्यादा मेरे पास आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम अगर हमें दिल्ली एनसीआर की रेगुलराइज्ड कॉलोनीज़ में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कोई ज़मीन खरीदनी हो, कोई घर बनाना हो, कोई कॉमर्शियल लैंड लेनी हो, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो प्रॉपर्टी लेते वक्त, ताकि हमारे साथ ऐसा कोई धोखा ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी भर की कमाई हुई जमा पूंजी जाती रहे और हम हाथ मलने के सिवा कुछ कर ना पाएँ। तो दोस्तों, आज हम बात इसी बारे में करने वाले हैं कि रेगुलराइज्ड कॉलोनीज़ में अगर आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप किसी फ्रॉड या धोखे से बच सकें। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो, छूटे नहीं। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि व्हाट हैव यू टेक केयर व्हाइल परचेजिंग अ प्रॉपर्टी इन रेगुलराइज्ड कॉलोनीज, तो फर्स्ट थिंग जो होती है दोस्तों वो है टाइटल डॉक्यूमेंट इन फेवर ऑफ योर सेलर। यानी कि जो व्यक्ति आपको ज़मीन बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है, उसके फेवर में कोई डॉक्यूमेंट है भी कि नहीं है, क्या वो उस ज़मीन का मालिक है भी कि नहीं है। तो अगर उसके नाम पे कोई सेल डीड, रजिस्टर्ड सेल डीड, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होती हैं ये, तो रजिस्टर्ड सेल डीड या रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है तो थोड़े रिलीफ की बात है कि जो व्यक्ति बेचना चाह रहा है वो खुद मालिक है। यानी कि आप उसको अगर बयाना देने गए हैं या फिर एग्रीमेंट टू सेल करने गए हैं उससे, तो उसे हक है वो बयाने के पैसे या एटीएस के पैसे लेने का, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो काम होगा उसका टाइटल डॉक्यूमेंट देखना, उसके फेवर में क्या है, जिसमें आपको दो तीन चीज़ें मोटे मोटे तौर से पता चल जाएंगी। पहली कि उसका नाम है एज परचेजर उस सेल डीड में, जिसने उसको बेची थी प्रॉपर्टी उसका भी नाम उस सेल डीड में है, जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वही एड्रेस इस सेल डीड में है कि नहीं है, ये आपको ज़रूर देखना है। और ये ना भूलें कि आपको इस सेल डीड को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में वेरीफाई भी करवाना है। आप खुद भी जा सकते हैं या किसी लॉयर के थ्रू वेरीफाई करवा सकते हैं कि ये सेल डीड जो उसकी है जेन्युइन सेल डीड है, फेक नहीं है, कोई उसने गड़बड़ फ्रॉड डॉक्यूमेंट नहीं बनाया हुआ। तो खरीदने से पहले ये भी ज़रूर वेरीफाई करा लें। नंबर 2 दोस्तों, उसकी पिछली टाइटल चेन, यानी कि कम से कम 30 साल या फिर एटलीस्ट 13 साल की टाइटल चेन आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी उसके पास जिस व्यक्ति के थ्रू आई थी उस व्यक्ति को कहाँ से मिली थी, किसने बेची थी, जिसने बेची थी उसको कोई राइट था या नहीं था सेल करने का। तो ये जो पूरी चेन आएगी, टाइटल चेन 30 साल या 13 साल की, ये भी आपको चेक खुद कर लेनी चाहिए। और अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो किसी लॉयर से चेक करवा लेनी चाहिए कि उसकी 30 साल की या फिर 13 साल की चेन क्लियर है, अनडिस्प्यूटेड है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, ताकि आपको आगे ये प्रॉपर्टी बेचने में दिक्कत ना आए खरीदने के बाद। या फिर अगर आप इस प्रॉपर्टी को लोन लेना चाह रहे हैं किसी बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसमें आपको तकलीफ ना हो, इसका ज़रूर ख्याल रखें। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, कि जब आपने पिछली टाइटल चेन भी चेक कर ली है तो जो तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि उस प्रॉपर्टी का जो सैंक्शन प्लान है वो प्रॉपर है कि नहीं है। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन का सैंक्शन मिला हुआ है कि नहीं एमसीडी वगैरह से, या फिर वो एमसीडी की डेमोलिशन लिस्ट में तो उसका नाम नहीं है, क्योंकि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी तो चांसेस हाई हैं कि एमसीडी की डेमोलिशन लिस्ट में उसका नाम हो। तो इससे भी आपको बचना है और आपको वेरीफाई करवाना है या करना है एमसीडी की साइट पर जा कर के कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये एमसीडी डेमोलिशन लिस्ट में ना हो। चौथी चीज़ दोस्तों जो आपको ख्याल रखना है वो है कि इसके कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड पेमेंट्स ओवर ड्यू तो नहीं है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो कि उसके वेल्थ टैक्स रिलेटेड हो सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, उसका पानी का बिल पूरा पेड है कि नहीं, उसका बिजली का बिल पूरा पेड है कि नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ें अगर रुकी हुई होती हैं तो वो हैवी पेनल्टी बन जाती हैं। और जब आप बाद में मालिक बनेंगे और अपने नाम पर म्यूटेशन करवाने जाएंगे तो पता चलेगा कि वो सारी भरपाई आपको करनी पड़ रही है, क्योंकि वो तो बड़े बड़े बिल आपके नाम के छोड़ के गए हैं। तो
लास्ट पेड बिल्स भी आपको ज़रूर लेने हैं हर गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड। नंबर 5 दोस्तों, आपको ये चेक करना है कि उसका जो व्यक्ति आपको सेल कर रहा है प्रॉपर्टी, उसका एमसीडी में म्यूटेशन हो रखा है कि नहीं और उसने अपना नाम चढ़वाया है कि नहीं, जिससे ये क्लेरिफाई हो जाता है कि जो पिछला ओनर था उसके भी कोई ओवरड्यूज चार्जेस जो हैं एप्लीकेबल नहीं हैं इन अथॉरिटीज़ में, और थोड़ी सी सैंक्टिटी ज़्यादा हो जाती है प्रॉपर्टी की। दोस्तों एक और चीज़ जो ख़ास ख्याल रखने वाली है रेगुलराइज्ड कॉलोनीज़ में, कि ये ज़्यादातर जो थे ये बैरन लैंड्स थे, खेती की भी ज़मीनें थी इसमें कुछ, जो कि बाद में कॉलोनीज़ बस गई और फिर वो रेगुलराइज्ड कॉलोनीज़ हो गई, बाद में सरकार ने उन्हें रेगुलराइज कर दिया। तो इनके जो इनिशियल डॉक्यूमेंट है यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट, वो हमेशा खतौनी होती है, यानी कि जो पहला व्यक्ति जो शुरू में किसान था जिसने प्लॉट काट करके बेचा, उसके नाम पे कोई सेल डीड या गिफ्ट डीड नहीं होगी, उसके नाम पे खतौनी, खसरा खतौनी होगी। कुछ कुछ जगहों पे इसे जमाबंदी कहा जाता है, कहीं कहीं पे फर्द कहा जाता है। तो आपको सोर्स डॉक्यूमेंट खतौनी, जमाबंदी या फर्द के नाम से मिलेगा, और अगर उसी फैमिली में उस व्यक्ति के मरने के बाद उसके बच्चों को वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो गई, इनहेरिटेंस में उसके बच्चों के पास आ गई, तो उनके नाम पे इंतकाल चढ़ाया जाता है, यानी कि म्यूटेशन हो गया उसी रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उसी फर्द में उसके बच्चों का या फैमिली का। तो ये आपका सोर्स डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है। उसके बाद से ये जो ओरिजिनल ओनर थे, किसान थे या प्लॉट होल्डर थे, इन्होंने आगे अपनी ज़मीन बेची थ्रू, या तो चेन होगी जीपीए, एटीएस, विल, एफिडेविट, रिसीट करके एक पूरी चेन होगी कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, या फिर सेल डीड या फिर गिफ्ट डीड होगी। इसमें अगर चेन में बीच में कोई व्यक्ति मर जाता है तो ऑब्वियसली उसका डेथ सर्टिफिकेट आता है, लीगल हेयर सर्टिफिकेट आता है, और सारे लीगल हेयर्स मिलके या तो प्रॉपर्टी आगे बेचते हैं यानी कि सेल डीड या गिफ्ट डीड करते हैं, या फिर सारे लीगल हेयर्स मिलके किसी एक व्यक्ति के नाम पे रेलिंक्विशमेंट डीड कर देते हैं, यानी कि हक त्याग पत्र कर देते हैं, जिससे आगे ये चेन चलती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कि अरे मैम ने तो सेल डीड या गिफ्ट डीड कहा था, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारी जीपीए, एटीएस, विल, रेलिंक्विशमेंट डीड, डेथ सर्टिफिकेट, बहुत कुछ दिख रहा है। आपको ठंडे दिमाग से बैठ करके एक ट्री बनाना है कि ये खतौनी होल्डर था ए ने बी को दिया, 4-5 डॉक्यूमेंट दिए, मेनली जीपीए, एटीएस, विल, कुछ भी दिया, या फिर सेल डीड दिया। बी ने सी को किस डॉक्यूमेंट के थ्रू दिया, सी ने डी को किस डॉक्यूमेंट के थ्रू दिया, और आप फाइनली जान पाएंगे कि आपके जो सेलर हैं, इंटेंडेड सेलर, जो आपको ज़मीन बेचना चाह रहे हैं, उनके पास सीधी तरीके से कैसे प्रॉपर्टी आई। अगर ये चेन बीच में कहीं टूटती है तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं उनसे, क्योंकि अगर चेन टूट रही है, कंप्लीट नहीं है, तो आपको प्रॉपर्टी आगे बेचने में भी दिक्कत होगी और उस पर लोन लेने में भी दिक्कत होगी। तो इन छोटी छोटी सी कुछ बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी खरीदने में तकलीफ नहीं होगी, दिक्कत नहीं आएगी, और आपके साथ फ्रॉड होने का चांस ना के बराबर हो जाएगा। आपको कितना यूज़फुल लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा इस कमेंट बॉक्स में। आपकी कोई क्वेरी है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, रेगुलराइज्ड कॉलोनीज़ की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इस कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।